अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 13 करेंगे। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोग CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ इन CSS। अब जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, आप लोगों को जो जो टेक्स्ट नज़र आता है उस पर आप लोग कौन कौन सी CSS अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो आप लोगों के सामने एक लिस्ट शो हो रही होगी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। तो इंशाल्लाह आज हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को कवर करते जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कलर प्रॉपर्टी को थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग नाम बाय नेम आप लोग कलर जो है वो असाइन कर रहे होते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो या फ़ॉन्ट कलर हो, जो भी कलर हो आप इस तरह से बाय नेम भी एक तरीका होता है बाय नेम कलर असाइन करना। अब रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, जो जो नाम होते हैं वो आप लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। या जो नाम फॉर सपोज़ आप लोगों को याद नहीं भी है, जाहिर सी बात है पूरी लिस्ट होती है नाम की। अगर आप लोगों को नाम याद नहीं है तो आप नेम्स ऑफ कलर अगर गूगल में लिखेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस तरह से पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से जो भी आप लोगों को कलर अप्लाई करना हो, फॉर सपोज़ ये एक लेवेंडर किस्म का एक नाम है, ये वाला अगर अप्लाई करके देखें यहाँ पर तो देखते हैं अप्लाई करके कि अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो इसका एज इट इज़ नाम लिखेंगे जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये इस तरह का कोई कलर होगा तो ये सजेशन में भी बताएगा। ये देखें यहाँ पर सजेशन भी आ गई है। तो इसको जब मैं इस तरह से लिख दूंगा नाम को तो ये वाला जो बैकग्राउंड है ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ये देखें, ये इस तरह से कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को कलर जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क किस्म का कलर है, पर्पल किस्म का थोड़ा सा कलर है, लेकिन यहाँ पर जब हमने दिया है तो इतना लाइट क्यों आ रहा है आप लोग सोच रहे होंगे। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं ब्राउज़र के ऊपर। कुछ ब्राउज़र इसको लाइट दिखाएंगे, कुछ इसको डार्क दिखाएंगे। अब ब्राउज़र के रीड करने के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर तो ब्राउज़र में फ़र्क नहीं होता, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो आप आगे चल के भी देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत होती हैं, ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। तो ये हम आगे चलते हुए देखते जाएंगे। तो बहरहाल बाय नेम जो है वो इस तरह आप लोग दे सकते हैं कलर। तो ये एक तरीका होता है। आप लोग नाम बाय नेम गूगल से भी वो नाम सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से भी वो नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ फिर एक और तरीका है, यहाँ पर आप लोग जब जैसे ही कलर लिखकर और कॉलन दे देंगे तो उसके बाद नीचे सजेशंस में पूरी लिस्ट आ जाएगी नामों की। जो जो नाम के कलर्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखें, ये नेवी आ गया, ऑलिव आ गया, ऑरेंज। अब जो नाम हमें नहीं भी आते, जो आप लोगों को नहीं भी पता, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये भी लिस्ट आ जाएगी और गूगल पे भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये बाय नेम का ये एक तरीका होता है। उसके बाद एक तरीका आ जाता है कलर पिकर का। अब कलर पिकर कैसे काम करता है वो भी इसी तरह से आप लोग इंटरनेट पर अगर चले जाएं और यहाँ पर लिखें कलर पिकर, तो सबसे ऊपर ऊपर आप देखिएगा इस तरह से आ जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप लोग ऊपर ऊपर जो जो भी आ जाए उससे भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, ये पिकर होता है। इसको आप जहाँ भी मूव करेंगे, जिस किस्म का आप लोगों को कलर चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को रिज़ल्ट शो करेगा। इस बॉक्स के अंदर रिज़ल्ट शो करेगा कि ये कलर किस तरह का दिखेगा। तो यहाँ से भी आप लोग अगर इसको मूव करेंगे तो ये देखें आप लोगों का कलर चेंज होता जा रहा है। आप लोग फॉर सपोज़ यहाँ पर इसको रखें तो इसको आप लोग डार्क करना हो तो आप यहाँ से इस साइड लेकर आ जाएंगे। इसको अगर लाइट करना हो तो इस साइड, यहाँ पर रिज़ल्ट शो होगा। जो भी कलर आपको पसंद आए वो यहाँ से। अब पिक किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे ये कलर देना है। ये कलर देने के लिए मुझे RGB वैल्यूज़ पिक करनी पड़ेंगी। अब RGB वैल्यूज़ क्या होती हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये नीचे वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी 122, 214, 191। इसको आप लोगों ने यहाँ से करना है कॉपी और वापस VS कोड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही कलर का आप लोग कॉलम दे देंगे उसके बाद आप लोगों ने लिखना है RGB। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने जो कॉपी किया है वैल्यूज़ वो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब वैल्यूज़ इसी तरह होनी चाहिए। सबसे पहले एक वैल्यू आएगा, उसके बाद कॉमा आएगी, उसके बाद दूसरा वैल्यू, उसके बाद कामा, उसके बाद थर्ड वैल्यू। 3 वैल्यूज़ आएंगी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर हम सबसे पहले RGB लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा जो आप लोगों ने इंटरनेट पर चेक किया था इस बॉक्स के अंदर। तो अब इसका रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो ये देखें, ये इस पे मैंने ये लगाया था तो यहाँ पर ये आप लोगों को वही कलर जो यहाँ पे शो हो रहा था वो यहाँ पर लग चुका है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं RGB क्या होता है, एक RGB होता है, हेक्स होता है, इस तरह से ये
HSL, ये सारे जो हैं वो कलर सिस्टम कहलाते हैं। अब अगर कलर सिस्टम के आप लोग डीप में जाएंगे तो बहुत ही एक डीप टॉपिक है, एक डीप कॉन्सेप्ट है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं भी इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा, इसको डिटेल में भी देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग इतना समझ लें कि जो भी कलर आप लोगों को पिक करना हो, आप लोगों ने यहाँ से ये 3 वैल्यूज़ कॉपी करने हैं RGB के। बाकी आप लोग यहाँ पे सिस्टम जो भी इनको छोड़ दें, आप सिर्फ RGB की वैल्यूज़ कॉपी करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे और ये वैल्यूज़ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, स्पेस कर लेंगे इस तरह से। तो ये तो हो गया इंटरनेट से RGB की वैल्यूज़ उठाना। उसके बाद आप लोगों को कलर पिकर यहाँ पर भी मिल जाता है VS कोड के अंदर। किस तरह आता है, जैसे ही आप लोग अपने कर्सर को कलर के बॉक्स के ऊपर होवर करेंगे, यानी ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से एक सजेशन विंडो आ जाएगी यहाँ पर। अब इस विंडो में आप लोग पिक कर सकते हैं अपने कर्सर से। देखें मैं जहाँ भी लेकर जा रहा हूँ तो कलर इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ, लाइट होता जा रहा है, यहाँ पर वाइट हो गया, नीचे लेकर आ गया तो ब्लैक हो गया, इस साइड ऊपर कॉर्नर पे राइट टॉप कॉर्नर पे लेकर जाऊँगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऊपर आप लोगों को वैल्यूज़ भी नज़र आ रही होंगी RGB की। तो यही वैल्यूज़ इसी तरह से इंटरनेट पे भी मिल रही थी आप लोगों को। तो अगर यहाँ पर मैं इसको लाकर रख दूँ और वापस चला जाऊँ तो देखें अब ये कलर RGB में चेंज हो चुका है। अब पहले क्या था, अगर मैं इसको अंडू कर दूँ तो ये देखें ये पहले ग्रीन लिखा हुआ था, अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो अब RGB के वैल्यूज़ आ चुके हैं। तो इस तरह से RGB में भी आप लोग रख सकते हैं कलर को। अगर पिकर में चले जाएं, यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पर सेंटर पे ऑप्शन है। अब सेंटर वाला जो ऑप्शन है ये होता है ट्रांसपेरेंसी का। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है कलर का। अब येलो पे भी रख सकते हैं आप लोग, रेड चाहिए रेड पे रख लें, ग्रीन चाहिए, यहाँ पे वेरिएशंस मिल जाएंगी आप लोगों को कलर की। उसके बाद यहाँ पर आप लोग उसको लाइट डार्क कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को रिज़ल्ट चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को रिज़ल्ट भी ऊपर दिखेगा, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, जब आप सेंटर वाले वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर इस वक्त 3 वैल्यू आप लोगों को मिल रहे हैं। ये 3 वैल्यू जो होते हैं ये होते हैं कलर के। इसमें एक चौथा वैल्यू भी ऐड होता है, वो होता है ट्रांसपेरेंसी का। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही इसको मूव करूँगा, अभी अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर हल्की सी एक बार है, इस बार के ऊपर एक हल्का सा रेक्टेंगल बना हुआ है जो कि एक बार है। इसको आप लोग, जहाँ पर ये हाथ शो हो रहा है आप लोगों को, इसको यहाँ से आप लोग क्लिक करके नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो देखें जैसे ही मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ तो ये वैल्यू, एक चौथा वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गया है 0.732। जितना आप लोग नीचे लेके जाएंगे ये वैल्यू कम होता जाएगा और एंड में आके ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पर ओपेसिटी इस वक्त ज़ीरो है। ऊपर लेकर जाऊँगा तो ओपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे ही मैं सबसे ऊपर लेकर आ जाऊँगा, फुल ऊपर कर लूँगा, तो यहाँ से वैल्यू देखें, चौथा वैल्यू गायब हो गया। चौथा वैल्यू गायब हो गया मतलब यहाँ पर वैल्यू चौथा जो है वो 1 हो गया है। 1 जब भी हो जाएगा तो गायब हो जाएगा। देखिए नीचे लेके आ रहे हैं तो ये 0.937 आ गया। यहाँ से 1 से जैसे ही कम होता जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू वो शो हो जाएगा। अब ओपेसिटी ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंसी कम, ओपेसिटी कम हो जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा। देखिए यहाँ पर फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नीचे रखेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि उसके पीछे जो भी होगा वो नज़र आ जाएगा, आप लोगों को दिखेगा। वो जो चीज़ होगी, जैसे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड आप लोगों को नहीं दिखेगा, उसके पीछे वाला सारा मटेरियल आप लोगों को नज़र आ जाएगा। उसको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ओपेसिटी का और ट्रांसपेरेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी की जो मीनिंग है वो अपोजिट है एक दूसरे से। तो अब ये तीनों सेक्शंस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे और ये फोर्थ वैल्यू भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, फॉन्ट कलर भी हो सकता है, बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। अब जो जिस तरह ये हम प्रॉपर्टीज़ देखते जाएंगे तो उनको फिर कलर भी आप लोग समझ जाएंगे कि किस किस चीज़ को आप लोग कलर देते जाएं। बॉर्डर पे हम आगे आएंगे। तो ये थी कलर प्रॉपर्टी, इस तरह हम लोग CSS के अंदर लगाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, देखें जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है अपीयर होने का, उसका स्टाइल कह लें, उसका शेप कह लें, जो भी कह लें, वो दिखने में किस तरह नज़र आ रहा है, तो वो होता है फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होती है उसके लिए, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट को स्टाइल देने के लिए। आप लोगों ने अगर MS वर्ड या MS ऑफिस यूज़ की हो तो उसमें आप लोगों ने स्टाइल्स देखे होंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को MS वर्ड खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हम जब भी टेक्स्ट लिखते हैं जो भी, तो उसका एक स्टाइल होता है। जैसे यहाँ पर एक स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर स्टाइल की लिस्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये थीम फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं ये सारे, इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिबरी हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, ये इनके नाम है स्टाइल्स के। अगर आप लोग एरियल ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और फिर आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो उस स्टाइल में लिखेगा, वेलकम टू द MS वर्ल्ड।
तो वो स्टाइल उसको अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको सिलेक्ट करके मैं इसका स्टाइल यहाँ से चेंज करूँ, ये देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, अगर इसको सिलेक्ट कर लूँ तो कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो अपना शेप, अपना स्टाइल चेंज कर लेगा। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इसी तरह यूज़ होता है टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए। तो वापस VS कोड के ऊपर आ जाते हैं। अब फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कैसे होता है? फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हम लोग लिखेंगे फ़ॉन्ट डैश फैमिली, उसके बाद देंगे कॉलन, जैसे बाकी के हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह से। कॉलन देने के बाद आप लोग देखेंगे अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से सजेशन बॉक्स आ जाएगा, सजेशन आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये सारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके, फॉर सपोज मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करके इसको सेव करके चेक कर लेता हूँ, तो वेब पेज के ऊपर चल के देखते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है मेरी, इसके ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अगर आप लोग नोट करें तो बाकियों के जो है वो स्टाइल डिफरेंट है, इसका स्टाइल डिफरेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जब हमने फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई की है तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर 3 नाम आ गए हैं। अब हमने 3 नाम क्यों दिए हैं यहाँ पर? आप लोग कहेंगे कि एक भी तो लगा सकते थे, तो हमने 3 देने की क्या ज़रूरत थी? अब यहाँ से आप लोगों का होगा फैमिली का कॉन्सेप्ट क्लियर कि इसको फ़ॉन्ट फैमिली क्यों कहा जाता है। अब ये जो 3 नाम है ये अलग अलग नाम है, लेकिन इनकी जो स्टाइलिंग है, इसकी स्टाइलिंग, इसकी स्टाइलिंग और इस तीसरे नाम की स्टाइलिंग, मोनोस्पेस की स्टाइलिंग जो है आपस में मिलती जुलती स्टाइलिंग है, तभी इन तीनों नामों को एक फैमिली के अंदर रख लिया गया है। देखें इसको अगर मैं हटा दूं और फ़ॉन्ट फैमिली के बाद अगर मैं कॉलन लगा दूं तो आप लोग देखें ये लिस्ट आ रही है ना। तो ये जो लिस्ट है, सबसे पहली रो है एक फैमिली है, उसके बाद सेकंड रो में एक और फैमिली है, उसके बाद थर्ड रो में ये फैमिलीज़ हैं। अब इसको फैमिली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो नाम आते हैं वो एक से ज़्यादा नाम आते हैं और उनकी जो स्टाइलिंग होती है वो आपस में मिलती जुलती है। तो एक ही कंबाइन करके उनको रखा गया है एक ही जगह पे, इसलिए हम उसको फैमिली कह रहे होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इतने नाम देने की क्या ज़रूरत है? फ़ॉन्ट फैमिली में हम लोग कोई एक नाम देकर स्टाइल लगा सकते थे, तो इतने नाम देने की क्या ज़रूरत है? तो इसकी वजह ये है, इसकी वजह होती है ब्राउज़र। जो भी ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, या और जितने भी ब्राउज़र हैं, हम ये जो कोडिंग कर रहे होते हैं ये हम कर रहे होते हैं उन ब्राउज़र्स के लिए। कुछ ब्राउज़र्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ नाम समझ आते हैं और कुछ ब्राउज़र ऐसे होते हैं जिनको कुछ और नाम समझ आ रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ कि उसको ये नाम समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो कामा के बाद जो दूसरा नाम लिखा हुआ होगा दूसरे ऑप्शन पे चला जाएगा। यूँ समझेंगे हम ब्राउज़र्स के लिए ऑप्शंस बना रहे हैं इतने नाम देकर। अगर ये भी समझ नहीं आएगा तो वो कामा के बाद जो तीसरा नाम होगा उसके पास चला जाएगा, उसके बाद चौथे नाम पे, अगर वो भी समझ नहीं आया तो फिर 5वें नाम पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन बना रहे होते हैं पूरी एक फैमिली रख के कि भाई इनमें से जो भी आपको समझ आए, हम लोग ब्राउज़र को कह रहे होते हैं कि भैया आपको जो भी इनमें से समझ आए वो आप लोग अप्लाई कर लें मेरे टेक्स्ट के ऊपर। तो इसलिए ये 3-4 नाम देने पड़ते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है समझने की। अब जैसे अगर इसको मैं यहाँ पर सेव करके सेमी कॉलन लगा के सेव करके और अपने यहाँ पर आ जाऊँ तो आप देखें अब इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। अब इनमें से जो भी स्टाइल मेरे, ये जो मेरा ब्राउज़र है ये गूगल क्रोम है, तो इनमें से जो भी स्टाइल मेरे ब्राउज़र को समझ आएगा वो पिक करके और वो मुझे स्टाइल इस तरह से दिखाएगा। अब ये फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट पे लगाने के लिए? अगर आपको स्टाइल देखना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग इंटरनेट पर फ़ॉन्ट फैमिली जब सर्च करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली इन CSS लिस्ट सर्च करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है w3.org के नाम से, इसको आप लोग खोल लेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की, फ़ॉन्ट फैमिली की। उसके सामने आप लोगों को डिस्प्ले भी बताएगा कि वो किस तरह नज़र आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे फ़ॉन्ट फैमिली अगर एरियल और सैंस सेरिफ रखें आप लोग तो उसका टेक्स्ट किस तरह नज़र आएगा, कुछ इस तरह से शो होगा। उसके बाद मिसाल के तौर पे आप लोग नीचे आ जाएं, एरियल नैरो सैंस सेरिफ रखेंगे तो किस तरह नज़र आएगा, कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो ये सामने आप लोगों को डिस्प्ले भी दिखा रहा है हर फ़ॉन्ट फैमिली का। जैसे यहाँ पर अगर ये फ़ॉन्ट फैमिली रखेंगे तो टेक्स्ट कुछ इस तरह से अपीयर होगा। उसके बाद और नीचे आ जाएं, ये वाली जैसे आप लोगों को अगर ये मैं यहाँ से कॉपी करके, इसको कॉपी करके VS कोड के अंदर अपने इस वाले ऊपर वाली हेडिंग पे अप्लाई कर दूँ, सॉरी यहाँ से लिखेंगे नाम इसका, कॉलन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ से हम यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। चल के देखते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, तो ये देखें ये टेक्स्ट जो है वो स्टाइल इसको अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह ये वेबसाइट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा। इस तरह की और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, अगर आप लोगों को कोई और वेबसाइट अच्छी लग रही हो। अब अगर आप लोग टॉप पे आकर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूर ब्राउज़र। आप लोगों के ब्राउज़र में, अब ये मुझे बता रहा है मेरा ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में ये इस तरह नज़र आएगा।
आप लोगों का अगर कोई और ब्राउज़र है तो उसमें हो सकता है कुछ ये मुख्तलिफ़ किस्म से नज़र आए, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी फैमिली होती है और इनकी स्टाइलिंग आपस में मिलती जुलती होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का क्या फंक्शन है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, फ़ॉन्ट वेट यानी मोटा या पतला, इस तरह का कुछ है। तो ये देखें आप लोग, जैसे हेडिंग 1 जब भी हम लगाते हैं तो कुछ मोटी होती है, जबकि बाकी का टेक्स्ट जैसे ये हेडिंग 2 है कुछ पतली हो जाती है। इसी तरह पैराग्राफ जो है वो पतला हो जाता है। तो ये कुछ फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट वेट के ज़रिए। अब जैसे हेडिंग 1 है, या मैंने एक और वेब पेज खोला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग 1, हेडिंग 2 और ये पैराग्राफ के कुछ एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर आकर ये वाली फ़ाइल है, इसके अंदर आकर देख लेते हैं। तो इसकी जो CSS फ़ाइल है, यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्टर बनाया हुआ है। इसके अंदर अगर मैं फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी लगा दूँ, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट डैश वेट कॉलन, इसके अंदर हम लिखेंगे। अब फ़ॉन्ट वेट के लिए 4 वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। ये 4 वैल्यूज़ जो हैं ये फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी के लिए होती हैं। कौन सी, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। पैराग्राफ जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, हमें पता है कि वो बोल्ड नहीं होता। तो यहाँ पर अगर मैं बोल्ड कर दूँ इसको और सेव करके यहाँ पर देखें, तो अब ये देखें ये कुछ बोल्ड हो चुका है, मोटा हो चुका है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ये हटा के सेव करके देखें तो ये देखें, ये अभी इसका साइज़ देखें, और बोल्ड प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसका आप लोग साइज़ देख सकते हैं कि ये मोटा हो गया। तो इसी तरह ये ऊपर जो हेडिंग आप लोगों को नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पर अगर पैराग्राफ के नीचे एक हेडिंग के एलिमेंट का यहाँ पर अगर सिलेक्टर बना दूँ हेडिंग 1 का, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट वेट जो है वो लगा दूँ, इसको लाइटर कर दूँ, इसको लाइटर कर देते हैं। अच्छा, लाइटर से पहले कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, लाइटर के बाद सेव करके अगर देखेंगे तो ये देखें ये लाइटर इस तरह से। तो इस तरह से फ़ॉन्ट की जो मोटाई है ये आप लोग फ़ॉन्ट वेट के ज़रिए सेट कर सकते हैं, इनकी 4 वैल्यूज़ यूज़ करके। कौन सी, लाइटर, नॉर्मल, बोल्ड और बोल्डर। इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा और भी एक तरीका है, जब आप कॉलन जो है यहाँ पर लगाते हैं तो आप लोग देखें कुछ सजेशन में 100 से 900 तक कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो 100 से 900 तक वैल्यूज़ बढ़ा के आप लोग उसकी मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। 100 देंगे तो लाइटर हो जाएगा, 200 से थोड़ा मोटा, उसके बाद 900 से कम्प्लीटली बोल्डर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर अगर 900 लगा दूँ तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं 100 कर दूँ इसको, तो ये हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा इस तरह से। तो ये वैल्यूज़ भी आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट फैमिली पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड लगाया है तो ये बोल्ड हो गया पैराग्राफ। अगर यहाँ पर मैं बोल्डर लिखूँगा तो इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बोल्डर हो जाता है लेकिन नज़र नहीं आता। अब ये नज़र क्यों नहीं आता, क्योंकि ये फ़ॉन्ट फैमिली पे डिपेंड करता है। कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ में नज़र आ जाता है, कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, रीड कर लेती हैं। कुछ फ़ॉन्ट फैमिली, अब जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लगाई हुई है, ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल ही अलग है, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो इसके लिए शायद बोल्डर जो है वो प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली पे भी बाज़ दफ़ा डिपेंड कर रहा होता है। जैसे वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू बताई थी, वैल्यू भी इसी तरह से फ़ॉन्ट फैमिली पे डिपेंड करती है। किसी फ़ॉन्ट फैमिली में कुछ वैल्यूज़ काम करती हैं, किसी में कुछ काम कर रही होती हैं। तो ये थी हमारी फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो है फ़ॉन्ट स्टाइलिंग। अब फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, जैसे फ़ॉन्ट वेट में हम टेक्स्ट की मोटाई पे काम कर रहे थे, उसको बोल्ड, बोल्डर, लाइटर वगैरह कर रहे थे। तो फ़ॉन्ट स्टाइलिंग में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, ऑब्लिक कर सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट लिखेंगे, उसके बाद देश, उसके बाद लिखेंगे स्टाइल, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद हम 3 वैल्यूज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक। ये 3 वैल्यूज़ होती हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी की। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लगाऊं और यहाँ पर आकर देखूं तो ये देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हेडिंग लगी हुई है ये बिल्कुल सिंपल लगी हुई है। अगर यहाँ पर आइटैलिक लिख कर मैं इसको सेव करके और चेक करूँ तो ये देखें ये अभी आइटैलिक हो चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है। इस तरह से ऑब्लिक की अगर आप लोग लगा के दिखाएं, आइटैलिक हटा के देखें तो बिल्कुल सीधा हो गया। ऑब्लिक लगाएंगे तो ऑब्लिक का जो माना है, ऑब्लिक का माना ही ये है कि टेढ़ा कर देगा। तो ये देखें ये टेढ़ा हो चुका है। तो आप लोग कहेंगे कि आइटैलिक भी टेढ़ा करता है, ऑब्लिक भी टेढ़ा करता है, तो ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों हैं, ये 2 दफ़ा रिपीट क्यों हो रही हैं वैल्यूज़, इनका अलग अलग काम क्यों नहीं है। इनका काम भी इसी तरह है जैसे मैंने आप लोगों को फ़ॉन्ट वेट में बताया था कि कुछ फ़ॉन्ट की फैमिलीज़ होती हैं, कुछ स्टाइलिंग होती हैं जो कि कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रही होती है, तो कोई जो फैमिली होती है वो कोई वैल्यू। अब जैसे आइटैलिक है, आइटैलिक नॉर्मली आप लोगों को पता है कि हम फ़ॉन्ट को टेढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं,
लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि आइटैलिक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं, वहाँ पर हम लोग ऑब्लिक का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि ऑब्लिक जो है वो फोर्सफुली किसी चीज़ को टेढ़ा करने के लिए यूज़ होता है, जबकि आइटैलिक जो है वो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जिस तरह हम लोग आइटैलिक टेक्स्ट पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फ़ॉन्ट या टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, वो बेसिकली अंडरलाइन, लाइन थ्रू या ओवरलाइन लगाती है। जैसे फ़ॉन्ट वेट हमने पढ़ा टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए, उसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि फ़ॉन्ट पे अंडरलाइन, टेक्स्ट पे अंडरलाइन लगाने के लिए या ओवरलाइन या फिर लाइन थ्रू यानी उसके बीच में लाइन लगाने के लिए। तो इसको भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हेड 1 के टैग के अंदर ही टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट लिखेंगे, डैश लगाएंगे और फिर लगाएंगे डेकोरेशन लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद कॉलन के बाद यहाँ पर अब इसकी कितनी वैल्यूज़ होती हैं, इसकी होती हैं डैश्ड, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रू, नन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, वेवी। काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हम अंडरलाइन लगा के देख लेते हैं। अंडरलाइन लगाया, सेमीकोलन लगाया, इसको कुछ सेव करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से अंडरलाइन आ जाएगी हेडिंग 1 के टैग के अंदर। इसको मैं अगर ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल वाली प्रॉपर्टी हटा दूँ और फ़ॉन्ट वेट वाली भी फ़िलहाल हटा देते हैं इसको, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो ये देखें, ये अंडरलाइन यहाँ पर आ चुकी है। इसको जूम आउट भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब अंडरलाइन जो हमने लगाई है इसमें भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। फॉर सपोज मैं अंडरलाइन से पहले यानी कॉलन के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वेवी अंडरलाइन, इस तरह से मैं लिख दूँ WAVY वेवी स्पेस अंडरलाइन, इस तरह से लिख के सेव कर लें तो ये देखें कुछ वेवी किस्म की अंडरलाइन नज़र आएगी। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर डैश्ड लिखेंगे, वेवी की जगह लिखेंगे डैश्ड अंडरलाइन, इस तरह से लिख के सेव करें, ये देखें ये डैश्ड अंडरलाइन आ रही है, यहाँ पे डैश वाली लाइन आ रही है, इसके नीचे टेक्स्ट के नीचे डैश वाली लाइन आ रही है। तो इस तरह से आप लोग अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग कलर भी लगा सकते हैं। डैश से पहले यानी कॉलन के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रेड डैश्ड अंडरलाइन और सेव करके चेक करें तो ये देखें ये लाइन जो है ये रेड हो चुकी है। इस तरह से डैश्ड को हटा के अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वेवी और सेव कर दूँ तो ये देखें ये रेड वेवी अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन के बाद एक और आ जाती है ओवरलाइन। ओवरलाइन के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर कॉलन के बाद ओवरलाइन लिखना पड़ेगा और सेव करेंगे तो ये देखें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लाइन आ चुकी है, तो ये होता है ओवरलाइन। इसके बाद आ जाता है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू भी इसी तरह आप लोग यहाँ पर लाइन थ्रू लिखेंगे तो टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन पास करेगी इस तरह से। तो इसको भी आप लोग वैसे ही कलर और स्टाइल कर सकते हैं जैसे हमने अंडरलाइन को किया था। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ रेड लाइन थ्रू तो ये लाइन जो है वो रेड हो जाएगी, और आगे अगर मैं लिख दूँ वेवी रेड वेवी लाइन थ्रू और सेव कर लूँ तो ये जो है लाइन जो है वो वेवी हो जाएगी इस तरह से। तो वो सारे स्टाइल जो हमने अंडरलाइन पे लगाए थे वो आप लाइन थ्रू पे और ओवर लाइन पे भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को टेक्स्ट डेकोरेशन समझ आ गई होगी। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।